देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर अच्छा देखो ओवरहेड का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आधा करवाया था, आधा इसका होमवर्क दिया था जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है उस पार्ट का। ठीक है, तो वो कंप्लीट कर लेते हैं और 2 क्वेश्चन हो जाएगा पहले वाले कंसेप्ट से, उसके बाद दूसरा कंसेप्ट सीखेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर चुके थे। यहाँ पर हमें सेकेंड पार्ट में बोला था कि देखो यहाँ पर डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एक्स। मेन क्वेश्चन ये बोला है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोडक्ट एक्स बोल के कोई प्रोडक्ट बनाती है विच इज प्रोसेस्ड फॉर मैन्युफैक्चर इन द डिपार्टमेंट P1 P2 P3 P4 फॉर 4 5 एंड 3 आवर्स। और ये जो प्रोडक्ट है ये तीनों डिपार्टमेंट के थ्रू से प्रोड्यूस होता है, तीनों डिपार्टमेंट में जो है वो पास करता है। ठीक है, मतलब यहाँ से या ऐसे करके ट्रांसफर होते जाता होगा या फिर जैसा भी है, तीनों जो है डिपार्टमेंट के थ्रू से होता है। कितना कितना टाइम लगता है वो भी बता दिया है। हम लोग को प्रोडक्ट कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के प्राइम कॉस्ट, और फिर उसमें हम लोग ओवरहेड को ऐड करेंगे तो हम लोग को पूरा जो है कॉस्ट मिलेगा। ओवरहेड में हम लोगों ने देखा कि ये देखो P1 P2 P3 ये तीनों डिपार्टमेंट का ओवरहेड कितना है, और सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो ट्रांसफर कर देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है, क्योंकि इसी को हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और ये करना जरूरी भी है क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिलेटेड विथ फिनिश गुड्स बट सर्विस डिपार्टमेंट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ फिनिश गुड्स। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफर जो है करना जरूरी होता है, जिसे हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इसको हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है। पता तो चल गया लेकिन ये तो सिर्फ प्राइमरी पता चला है। अब इसमें ऐड होगा ये ट्रांसफर। अब ट्रांसफर में देखेंगे कैसे होगा। अब ये जो है सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करता है। ये देखो सर्विस डिपार्टमेंट S1 P1 P2 P3 और S2 को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। S2 देखो P1 P2 P3 ये यहाँ देख के पता चल रहा है, और S1 को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। क्योंकि एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करता है तो रेसिप्रोकल सर्विस मेथड होना चाहिए। उसमें 3 मेथड होता है, ट्रायल एरर, इक्वेशन और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। और मैंने बोला भी था कि अगर कुछ ना बताए तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से कर लो क्योंकि उसमें आसान होता है कैलकुलेशन करना। ठीक है, चलो हम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्सपेंसेस ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें पता है कि ये खर्चा डायरेक्टली हम लोग जो है प्रोडक्ट में चार्ज नहीं कर सकते। ये जो प्रोडक्ट एक्स बन रहा है ना उस पे ये खर्चा डायरेक्टली नहीं जाएगा। इसीलिए देखो कितने टाइम जो है प्रोडक्ट बनने में लगता है वो सिर्फ P1 P2 P3 पे भी दिया हुआ है, क्योंकि वैसे भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट में तो ये जो है डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है नहीं कि सर्विस डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट एक्स को बनने में कितना टाइम लगता है उसका हमें डिटेल्स देगा भी नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट में जो है प्रोडक्ट एक्स बनता ही नहीं है। प्रोडक्ट एक्स तो ये तीनों में बनता है, उसका टाइम भी दे दिया है। अब ये तीनों को हेल्प करने के लिए दो सर्विस। अच्छा अब देखो यहाँ पर पर्टिकुलर्स कॉलम बना लेंगे। P1 P1 P2 P3 S1 S2। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ता है, टोटल ओवरहेड एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। 770073009800 7,700
7,700, 7,300, 9,800, 4,700, 929। अच्छा, अब क्या करना है, इनके खर्चे S1 और S2 ये खर्चा ट्रांसफर करेगा। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक सर्विस डिपार्टमेंट पहला जो सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है, देखो इसने ज्यादा सर्विस प्रोवाइड किया, ठीक है, S1 का 4,700 आया हुआ है, तो ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिपार्टमेंट S1 ओवर इट अपोर्शन, डिपार्टमेंट S1 अपने ओवरहेड को अपोर्शन करेगा P1 P2 P3 एज वेल एज S2 पे। रेशियो क्या हो जाएगा, देखो परसेंटेज यूज करना पड़ता है इक्वेशन मेथड में और ट्रायल एंड एरर मेथड में, बाकी सब में हम लोग इसका रेशियो बना लेंगे। तो परसेंटेज ये देखो, ये 20/100 है, ये 30/100 है, ये 40/100 है, ये 10/100 है। तो हर जगह से 100 एलिमिनेट हो गया, 0 0 भी हटा देते हैं, ये देखो 0 0 0, तो 2 3 4 1, रेशियो बन जाएगा 2 3 4 1। लिख लेते हैं यहाँ पर 2 3 4, और यहाँ पर एक गैप और यहाँ पर 1, ताकि लिखने टाइम गलत ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पर 4,700 जो है यहाँ से एलिमिनेट होगा, तो इसको नेगेटिव दिखा दिया मैंने। अब इसका टोटल करते, 4,700 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5, 5 + 4 9 + 1 10, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, 940, divided by 2 into 3, 1410, divided by 3 into 4, 1880, divided by 4, 470। अच्छा, अब क्या करना है हम लोग को, बेसिकली S1 S2 अपने खर्चे को यहाँ पर खाली करेगा। अब देखो क्या हुआ, S1 ने जब अपोर्शन किया, S1 का तो खाली हो गया, बट S2 का जो है ये इतना हो गया। अब S2 अपने खर्चे अपोर्शन करेगा P1 P2 P3 और S2 में, तो यहाँ पर लिखेंगे डिपार्टमेंट S2 ओवर इट अपोर्शन। अब ये भी अपने रेशियो में करेगा, रेशियो क्या है 4:2:3:1। खुद ही खुद को तो नहीं ट्रांसफर करेगा। अब यहाँ पर माइनस कितना होगा, सिर्फ 470 या 929 कर दोगे गलत हो जाएगा टोटल, क्योंकि पहले से उनका 929 था, और ये S1 के अपोर्शन के बाद ये बन रहा है 1399, तो यहाँ पर 1399 का नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 4 10, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, 559.6, मतलब 600 बोल सकते हैं, सॉरी 560, 560 divided by 4 into 2, 279, 280 divided by 2 into 3, 419.7, 420, और divided by 3 into 1, मतलब 139, मतलब 140। अच्छा, अब फिर से देखो S1 में आ गया, तो S1 को हम लोगों को खाली करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डिपार्टमेंट S1 ओवर इट अपोर्शन। रेशियो बन जाएगा यही 2:3:4:1, ठीक है। यहाँ पर 140, ये माइनस होना चाहिए, 5 1 6 4 10, 140 डिवाइडेड बाई 10 यानी 14 हो गया, 14 इंटू 2 28, 14 इंटू 3 42, 14 इंटू 4 56, और ये 14 इंटू 1 14 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया, फिर हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा कब तक करना है ये भी मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन में बता दे 3 साइकिल तो वैसा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो जब तक हमारा नेग्लिजिबल वैल्यू यानी पॉइंट रिलेटेड कोई वैल्यू नहीं आ जाता है तब तक हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे डिपार्टमेंट S2 ओवर इट अपोर्शन 4:2:3:1,
3 1 ये हो गया। अच्छा नेगेटिव करते हैं 14 3 2 5 4 9 10 10 तो 14 अब पॉइंट में आएगा जरूर। देखो डिवाइडेड बाई 10 आ रहा है। 14 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 5.6 मतलब 6 बोल सकते हैं इसे। 5.6 है डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 तो ये 2.8 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 ये हो गया 4.2 यानी 4 बोल सकते हैं। ठीक है तो अब यहाँ पर अगर हम लोग नहीं भी देना तो चलेगा। देखो क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे ना ये देखो इंटू 1 करेंगे। देखो डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 तो ये 1.4 आएगा मतलब 1 आ जाएगा। तो 6 प्लस 4 10 हो गया और ये 3 13 हो रहा है। तो हम लोग कुछ ऐसा लिख देते हैं कि ये 14 हो जाए। तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखो अच्छा हाँ एक चीज तो मैंने बोला ही नहीं तुम लोग को। तुम लोग ना थोड़ा सा ये भी देखते हुए जाओ कि ये जो टोटल है वो मैच हो रहा है कि नहीं। जैसे देखो हम लोगों ने जो यहाँ अप्रोक्सीमेशन किया क्या वहां से 4700 आ रहा है वो भी ना हमें चेक करना चाहिए। वो हम लास्ट दिन भी भूल गए थे बताना। ये देखो प्लस 1880 प्लस 470 तो फोर हाँ ये आ रहा है 4700। अगर थोड़ा बहुत कम या ज्यादा है तो हमें उसे थोड़ा सा मैच कर लेना चाहिए। ये देखो 560 प्लस 280 प्लस 420 प्लस 140 तो ये 1400 आ रहा है जबकि ये 1399 है। तो ये ना थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया है। तो इसमें क्या करना चाहिए ना फिर हमें पॉइंट रख लेना चाहिए। ये बात एक बार नोट कर लो कि देखो यहाँ पर 1400 आ रहा है या तो इसे 1400 कर दो या फिर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंजेस कर दो। अभी हम नहीं कर रहे इसमें और करेंगे तो फिर ये बहुत ही ज्यादा इधर उधर हो जाएगा। लेकिन इस चीज का ना हम लोग का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं ये है ये पॉइंट में रख देते हैं तब शायद हो जाएगा। जैसे कि देखो ये 14 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 करने से ये आ रहा है 5.6 आ रहा है। तो इसको मैंने 6 कर लिया डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 करने पे आ रहा है 2.8। अच्छा इसको अगर हम 2.8 रखते हैं तो क्या ये हो जाएगा 14 देखते हैं। नहीं 2.8 रखने से तो और भी नहीं होगा। ये 3 हो गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 तो ये 4.2 होगा। इसे 4.2 रखते हैं देखते हैं कितना आता है। और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 मतलब 1.4 का मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 6 प्लस 3 प्लस 4.2 तो भी 13.2 ही आ रहा है। तो भी 13.2 आ रहा है। इसको पॉइंट में चेंज करना पड़ेगा तब जाके होगा। ठीक है यहाँ से देख रहे हैं। देखो नहीं तो ना मैच नहीं होगा और कुछ नहीं। मैच करने के लिए हम बोल रहे हैं क्योंकि मैच भी तो होना चाहिए 1399। तो एक बार ना इसको देखो रिकैलकुलेट करके बता देते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का 10 इंटू 4 तो ये हो रहा है 559.6। तो एक काम करते हैं इसे 559.6 लेते हैं देखते हैं हम लोग का क्या इफेक्ट आता है। ठीक है 559.6 ये मैंने लास्ट दिन में नहीं बताया तो तुम लोग समझ रहे होगे कि हम किस क्या बोल रहे हैं। तो तुम लोग उसको पॉइंट को थोड़ा ठीक कर लेना अगर कहीं पर भी मिसमैच है तो। अगर नहीं भी करते हो तो बस दिमाग में रखो कि करना क्या है आगे जाके तो वैसे ही कर लो हो जाएगा। जैसे एग्जाम में करोगे तो इसको फॉलो करना चाहिए हम लोग को। डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 तो ये देखो 279.8 हम इसे रखते हैं 279.8 रखते। जब बहुत सारा डेटा होता है तो बात अलग है तब हमें तो अप्रोक्सीमेशन करना ही पड़ेगा। यहाँ पर तो राउंड में ही आ रहा है। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 देखते हैं इसमें क्या फर्क पड़ता है। 419.7 419.7 ठीक है। और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 मतलब 139.9। इसमें ना क्योंकि पूरा राउंड में आंसर आ रहा है बहुत सारा डेटा होने से बात अलग है। तो ये टोटल करने से 1399 जरूर आ जाएगा। देखते हैं 419.7 प्लस 279.8 प्लस 559.6 130 हाँ ये देखो 1399 एडजस्ट हो गया वो अमाउंट। ठीक है जो मिसमैच हो रहा था ना वो एडजस्ट हो गया। अब आगे जाके भी ना एडजस्ट हो जाएगा। देखो फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लिखेंगे ये वाला 13 मैच हो जाएगा। ये देखो 139.9 तो 139.9 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 27.98 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। 27.98 देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 तो 41.97 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 55.96 डिवाइडेड बाई 4
13.99, ठीक है। अब ये सब ऐड करने से देखो यही आएगा 139.9। तो इसमें मुझे लगता है कि हम लोग का आंसर सही होगा, ठीक है। मतलब ये जो 1-2 रुपए का इधर उधर हो रहा है वो नहीं होगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा 13.99। अब इसमें चेंजेस देखते हैं। अच्छा, ये एक बार ऐड करके देख ले मैच हो रहा है कि नहीं। मैच होना चाहिए क्योंकि कुछ राउंड अप तो किया नहीं है, जैसा हम लोग का डेटा था वैसे ही मैंने कर लिया। ये देखो 139.9, ठीक है। 13.99 डिवाइडेड बाई 10 into 4, तो ये आ रहा है 5.596। तो ये देखो 5.596 है, तो हम लोग इसे 5.60 कर सकते हैं। अब 3 डेटा नहीं लिखे क्योंकि पैसा है, तो 3 डेटा तो लिख के कोई फायदा नहीं है, 2 ही लिखेंगे। अब अप्रोक्सीमेशन मैंने ऐसे कर दिया, ये पीछे 6 है तो इसे मैंने 60 कर दिया। देखते हैं क्या फर्क आता है। इंटू 2.798, तो 2 पॉइंट ये हो जाएगा 80, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 into 3, 4.197, तो 4.20। क्या ये सब ऐड करने से 13.99 आ जाएगा? हम यहाँ नहीं देना चाह रहे क्योंकि यहाँ पर हम लोग का अप्रोक्सीमेशन देखो, ये अगर हम डिवाइड करते 1.399 आ रहा है, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, टाइम लगेगा। अगर हम इसी को पूरे यहाँ पर देना चाहते हैं तो देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं। 5.6 प्लस 2.8 प्लस 4.2, 12.6 आ गया, काफी कम आ गया। अच्छा, ये तो काफी कम आ जा रहा है, तो मुझे ठीक करना पड़ेगा इसे। 13.99 ऐसे ही चेक करना है, वही चीज हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 10 डिवाइडेड बाई 10 into 4, तो ये 5.596 है। तो इसे हम लोग 6 कर लेते, राउंड में देखते हैं, क्योंकि काफी कम आ जा रहा है ना, तो हमें चेक करके देखना पड़ेगा क्या लिखे ताकि हम लोग का मैच हो जाए। डिवाइडेड बाई, ओ ये 11 है, नहीं 10 ही है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 4 into 2, 2.798। तो इसको अगर हम 3 कर लेते हैं, सपोज ये अगर हम 3 कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 और 3 9 हो गया। अब देखते हैं 9 माइनस 13.99, तो यहाँ पर अगर 4.99 आएगा तो हम लोग का आंसर मैच होगा। 4.99, 13.99 डिवाइडेड बाई 10 into 3, 4.197। 4.197, तो मैच नहीं होगा। 6 + 3 + 4.19, 13.19 आ रहा है, जबकि 13.99 है। ये तो मुश्किल हो गया। 4 2 6 3 और 1 10, ठीक तो है। 13.9 है, 13.99 कितना लिखे? into 4, 5.59 लिखेंगे तो और भी कम होगा। अगर हम 5.59 को 6 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 4 into 2, 2.79 को हम 3 कर लेते हैं, 6 + 3 9 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 into 1, 13.99 डिवाइडेड बाई 10 into 3, 4.19। 13.99 लेकिन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, वही नहीं समझ में। 27.98 रखा मैंने, ये रखा मैंने 41.97, 55.96, 13.99। चलो ठीक है, यहाँ तक तुम लोग का ठीक ही जा रहा है। ये मैंने 6 लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ जो आंसर क्या हुआ, ये 6.2 इन्होंने कैसे लिया है? 42 30 10, मतलब ये हो गया 100। मतलब मेरे हिसाब से मैंने, मेरा 10 आ रहा है into 4, 5.56।
ठीक है, एक काम करते हैं, जो हम लोग का कम हो रहा है ना उसको हम लोग पॉइंट में या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर और एक बार डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इतना ही मैच नहीं हो रहा है तो क्या एग्जाम में हम लोगों के पास तो आंसर रहेगा नहीं कि हम लोग उसको देख के समझ जाए कि यहाँ पर कितना लिखना है। तो हमें तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसे करें ताकि हो जाए। ये देखो, ये आ रहा है हम लोग का 5.596, तो मैंने इसे 6 कर दिया है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 कर लेते हैं, ये हम लोग का 2.79, ये 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 4.19 है, तो ये हम लोग का 4 ही रहेगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1, तो ये 1.39, मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं 1.39, ऐसे ही रख दिया, या फिर 1.40 बोल सकते हैं, कोई भी एक। ठीक है, अब इसका फिर से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये नेग्लिजिबल वैल्यू है लेकिन इसका फिर से चाहे तो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या फिर और एक ऑप्शन है, ये 1.39 जो है इसको हम लोग अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे, देखो ऐसे भी हो सकता है कि अगर हम लोग ये वैल्यू को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो किसके पास कितना अमाउंट जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, तो ये देखो ये 6.5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे करके भी हम लोग चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो जो आंसर है ना वो हम बताते हैं, देखो आंसर में कर रखा है 6.2, 3.8, 4.6, ऐसे कर रखा है। क्या इसमें हम लोग का 13.9 आ रहा है, चेक करते हैं, 3.1 और 6.2, नहीं ये ज्यादा आ रहा है, तो इन्होंने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, छोटा मोटा एडजस्टमेंट अप्रोक्सीमेशन हम लोग का चलेगा। ठीक है, हम देख रहे थे कि अगर एग्जैक्ट हो जाए तो अच्छा है। यहाँ हाँ 13.9 आ रहा है, इन्होंने जिस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है इसमें 13.9 आ जा रहा है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, या तो इसका फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, पॉइंट पॉइंट में आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। चलो और एक बार कर ही लेते हैं, जितना बार चाहो कर सकते हो, इसमें कोई रूल्स नहीं है कि यहाँ तक ही करना है, लेकिन नेग्लिजिबल वैल्यू के बाद करने का जरूरत नहीं होता है। तो S1 ओवरहेड अपोर्शन एक बार कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से उस तरीके से कैसे आ रहा है, इन्होंने क्या किया अपने हिसाब से अमाउंट लिख दिया है एडजस्ट करके ताकि ये मैच हो जाए। अब वैसे अगर तुम लोग को नहीं समझ में आए तो सीधा दूसरा बार डिस्ट्रीब्यूशन कर दो तो भी होगा, 2, 3, 4 और 1। ठीक है, तो कितने अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये वाला 1.39 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, ये देखो 0.278, मतलब 0 पॉइंट हम लोग इसको बोल सकते हैं 2 लिख देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो ये हो गया 0.4, मतलब 3.41, तो 0.4 लिख देते हैं, और ये डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0.55। ठीक है, तो ये 0.55 मतलब 56। अब देखते हैं ये टोटल इसमें हो जाना चाहिए हम लोग अगर इसमें नहीं देना चाहते हैं तो, देखते हो रहा है कि नहीं, 0.4 प्लस 0.56, 1.16 आ रहा है, तो और भी थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, तो 1.39 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, 0.278, मतलब 28 कर देते हैं। अच्छा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 0.417, मतलब 42 कर लेते हैं। अब देखते हैं कितना आ रहा है, 0.28 प्लस 0.42 प्लस 0.56, तो ये हो गया 1.26 माइनस 1.39, तो भी हम लोग का 0.13 का कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो ऐसे करते ही जाना पड़ेगा, फिर तो यही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 1.39, लास्ट वाला देख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 करने से कितना आ रहा था, 0.556, मतलब इसको हम लोग लिख देते हैं, ये 5, 6 कर लेते हैं तो भी शायद मैच नहीं होगा, 0.42 प्लस 0.28 प्लस 0.56, 1.26 आ रहा है, माइनस 1.39, मतलब 0.13 का कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब अपने हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देना पड़ेगा ताकि ये मैच हो जाए। तो ये हम लोग कितना लिखे, 0.13, इसको अगर हम 9 करते हैं, देखते हैं होगा कि नहीं, और ये अगर हम लोग 3 करते हैं, नहीं तो अदरवाइज तो कोई ऑप्शन है नहीं हम लोग के पास कि इसको हम लोग मैच कर ले। 0.29 प्लस 0.43 कर दिया मैंने, और प्लस 0.56, तो ये आ रहा है 1.28। एक काम करते हैं, ये दोनों का ऐड करके इसको बैलेंस कर देते हैं, 0.29 प्लस 0.43
-1.39, तो लास्ट वाला 0.67 कर देते तो होगा, तो जाके होगा, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते थे हम लोग, यहाँ पर भी कर सकते थे। वो क्या होता, ये देखो 6 + 3 ये हो गया 8 पॉइंट, ऐसे देखो ये 1.39 हम लोग का 13.99 होना चाहिए था, तो ये देखो 6 + 3 + 4 ये हो गया 13, और यहाँ पर हम लोग का होना चाहिए 13.99, फिर ये 0.99 करने से हो जाता। ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर राउंड करके 6 निकाला, फिर 3, फिर 4, तो कितना हो गया 13, और ये 0.99 चाहिए, तो सबसे बेस्ट है कि इसको 0.99 कर दो, पूरा नहीं लिखे, इसको 0.99 कर दो तो भी मैच हो जाएगा। तो ये पॉइंट वाला डिस्ट्रीब्यूशन का जरूरत नहीं होगा, अगर कर ली हो तो भी चलेगा, ऐड कर लो, नहीं तो ऐसे देखो, क्योंकि आगे जाके भी तो हो नहीं रहा है, क्योंकि इतने सारे अप्रोक्सीमेशन हो चुके हैं पहले कि यहाँ पर एडजस्टमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोग को लास्ट वाला जो है माइनस करके चेक कर लेना है कितना होगा, पहला सब लगातार डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, लास्ट वाला माइनस करके अपने हिसाब से लिख लो कितना हो रहा है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ आंसर मिल ही जाएगा जिसमें हमारा मैच होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल करके देखते कितना होगा, 7700 प्लस 940 प्लस 559.6 प्लस 27.98 और 6, तो ये हो गया 9233.58, मतलब हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं, 0.58 ही लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो 7300 प्लस 1410 प्लस 279.8 प्लस 41.97 प्लस 3 9034.77 ऐसा आ रहा है। 9800 प्लस 1880 प्लस 419.7 प्लस 55.96 प्लस 4 12,159.66। अच्छा, इसके बाद ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये हम लोगों का 4700 नेगेटिव 139, ये अच्छा, यहाँ पर ये 0.99 जो है ये लगभग 1 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, ऐसे 13.99 लाना है वो भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्यों लिख दिया पता नहीं, गलती से लिख दिया, देखो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसमें जैसे 0.99 आ रहा है, कैसे आ जाए, 6 + 3 + 4 ये आ रहा है 13.99, या तो ये 139.99 को 13 लिख लो, अप्रोक्सीमेशन 13 सोच लो और उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या तो 14 सोचो और यहाँ पर कहीं एक नंबर बढ़ा दो तो भी होगा, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट होगा तो फिर मतलब जैसे आंसर है ना, तो इन्होंने अपने हिसाब से ऐसे 6.2 लिख दिया, जबकि डिस्ट्रीब्यूट करने से 6.2 नहीं आ रहा है। मतलब अगर हम लोग इसका जो है मतलब मैथमेटिकली इसको रेशियो के वे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो एग्जैक्टली 6.2 नहीं आएगा, वो मैच करने के लिए आंसर में ना ऐसे कर रखा है, ठीक है, ऐसे कर रखा है, और ये 13.9 लिख रखा है, तो 13.9 का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली ऐसा होना तो मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है। 10 × 4 5.56 आ रहा है, इसको अपने मर्जी से 6.2 लिख रखा है, एक्चुअली जो कम या ज्यादा हो रहा है ना उसको एडजस्ट कर दिया है और कुछ नहीं। अब ये 13.99 या लिखना भी जरूरी है, नहीं तो फिर ये नेगेटिव नहीं होगा। तो पॉइंट का थोड़ा थोड़ा हेर फेर है, तुम लोग अपने हिसाब से ना यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जैसे हम यही वाला लिख देते, ये देखो 6.2 3.1 4.6, जबकि आ नहीं रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने से, ठीक है, आ नहीं रहा है, लेकिन ये लिखोगे तो ये मैच हो जाएगा, फिर इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, मतलब अप्रोक्सीमेशन का बात है, ठीक है। तुम लोग एक बार आंसर लिख लो, इसमें हम ज्यादा नहीं बोल रहे, ये जस्ट हम इतना बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग का ये टोटल जो है मैच होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो ये मैच होने के लिए हमें जो पॉइंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, वो देखना पड़ेगा, हमेशा एडजस्ट हो जाए, ये नहीं भी होता है तो हम लोग अपने हिसाब से पॉइंट करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट में लिख के इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, एंड वाला, ठीक है। देखो ये सब थोड़ा सा देख लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है अप्रोक्सीमेशन होते ही जाता है। यहाँ पर 13.9 हो रहा है, ये मैंने लिख दिया डिलीट करने के लिए कि ये 0 हो जाएगा, नहीं तो आगे करोगे तो देख रहे हो जितना छोटा अमाउंट होगा उतना कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। अब आंसर में क्या किया, यहाँ पर अपने हिसाब से पॉइंट जो भी कम ज्यादा हो रहा था ना उसको लिख के एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 13 हो रहा था, ये 0.99 का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, मतलब बेसिकली 1 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। मेरे हिसाब से 1 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा, 1/10 × 4 ऐसे ही किया होगा, 1/10 × 4,
हाँ, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा, ठीक है, मतलब 40 पैसा इस तरीके से यहाँ एडजस्ट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैंने जो टोटल किया उसी हिसाब से लिख दिया, और ये मान लेते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, नहीं तो फिर से हमें इसको एडजस्ट करते हुए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल इतना हो गया। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा रेट पर आवर, तो उसके लिए लिखेंगे वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स ऑफ मशीन, ठीक है। मशीन का वर्किंग आवर्स लिखेंगे। रेट पर आवर क्यों निकालेंगे, क्योंकि बता दिया है कि कौन से प्रोडक्शन सेंटर में प्रोडक्ट एक्स कितना टाइम जो है लेता है फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होने के लिए। तो ये देखो वर्किंग आवर्स है 30704475, 30704475 2419, 2419, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे रेट पर आवर, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, वर्किंग आवर्स डिवाइडेड बाय, सॉरी, वर्किंग आवर्स डिवाइडेड बाय नहीं, ओवरहेड, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स, ठीक है। तो ये देखो इतना खर्चा होता है अगर इतने टाइम मशीन चल रहा है, तो कितना हो जाएगा पर आवर, 1 घंटा चलने का कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 3070, तो ये हो जाएगा 3.00 आ रहा है, ठीक है। आंसर ना सेम ही आ रहा है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर तुम लोग अप्रोक्सीमेशन करते हुए थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो नो इश्यूज, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वो राउंड अप करोगे तो आंसर एग्जैक्ट आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है पॉइंट में, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। 4.77 डिवाइडेड बाई 4475, तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है 2.01, मतलब 018 है, तो इसको 2 लिख देते हैं। 1215.9 डिवाइडेड बाई 2419, 0.50, 0.502, तो 50 ही रखते हैं। फिर से एक बार लिखते हैं, शायद कुछ गलत आएगा। ये वाला 1259.66 डिवाइडेड बाई 2419, हाँ 5.026 है, 5.026, वही बोले, ये अगर इतना इतना आ रहा है, ये इतना कम कैसे आएगा, 5.026 मतलब 03। अच्छा, आंसर जो है ना यही वाला है, मैच हम लोग का हो जाएगा। बस तुम लोग को इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसा लिखो कि ये टैली हो जाए, ठीक है। यहाँ पर और हम ये नहीं लिख रहे, वन वाला डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है कि ये सब टोटल करने से ना ये 13.99 नहीं आ रहा है, ये 13 आ रहा है, ठीक है। तो ये 0.99 का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये जो है हम लोग का मतलब 13.99 आ जाए। तो मैंने बोला कि तुम लोग अगर यहाँ 0.2 लगाओगे और यहाँ 0.1 लगाओगे, यहाँ 0.6 लगाओगे, तो 13.9 आ जाएगा। मतलब इसके जगह तुम लोग अगर 13.9 लेते हो तो आंसर आ जाएगा 13.99 की जगह। तब क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस यहाँ से जो है ये वाला जो है 99 की जगह हम लोग मान सकते कि हम लोग एक ही डिजिट लेके काम करें। तो अब इसको 0.2 करोगे तो यहाँ पर 0.2 ऐड हो जाएगा, 0.1 ऐड हो जाएगा, 0.6 ऐड हो जाएगा, बस इतना सा चेंजेस कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करोगे चलेगा, कोई बात नहीं, लास्ट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आगे वाला देख लो कि एकदम आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड में आके हो रहा है एडजस्टमेंट हो रहा है वो चलेगा, लेकिन एकदम स्टार्टिंग से जैसे ये 4700 नहीं हुआ टोटल करके, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए। कैसे करना है, पहले मान लो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, डिवाइडेड बाई 10x2 जितना आया लिख दिया, डिवाइडेड बाई 10x3 जितना आया लिख दिया, डिवाइडेड बाई 10x4 जितना आया लिख दिया। और लास्ट वाला लिखने के लिए एक काम कर सकते हैं, अगर ऐसा आ रहा है टोटल करने से सेम आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज 4700 से ये सारे डेटा को माइनस कर दो, ठीक है। जो बैलेंस आएगा वो लिख दो ताकि अप्रोक्सीमेशन अपने आप हट जाए, ठीक है। ये सब टोटल करने से जो भी वैल्यू आएगा 4700 से अगर हम लोग ये सारे वैल्यूज को माइनस कर देते, जो बैलेंस बचेगा वो लास्ट वाले डेटा में लिखने से ऑटोमेटिकली टोटल करने से 4700 ही आएगा, कुछ भी अलग डेटा नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग जो है प्रोडक्ट एक्स का कॉस्ट निकालते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट 50 रुपीज, क्वेश्चन में दे दिया था ये 50 रुपीज, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी दे दिया था। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 30 रुपीज, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 30 रुपीज,
अब यहाँ पे लिखेंगे ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट 3 डिपार्टमेंट का होगा, P1, P2, P3। अब कैसे कॉस्ट निकालेंगे? मशीन आवर बेसिस पे। ये देखो P1, P2, P3 पे ये जो प्रोडक्ट एक्स है ये 4 आवर्स, 5 आवर्स और 3 आवर्स जो है प्रोसेस होता है। 4 आवर्स, 5 आवर्स और 3 आवर्स प्रोसेस होता है। और प्रोडक्शन सेंटर P1 का जो पर आवर मशीन का कॉस्ट है वो है 3, दूसरे वाला 2.02 और 5.03। तो ये हो गया 3, 2.02 और 5.03। तो 6 रुपीज, 5 इंटू 2.02 10.1 और 5.03 इंटू 3 15.09। अब ये टोटल कर लेते, प्लस 10.1 प्लस 6 यानी कि 31.19। तो ये लिख दिया मैंने 31.19। अब देखो हम लोग 31 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब डिपेंड कर रहा है कि आंसर कैसा रहेगा। लेकिन इससे भी कोई इश्यूज नहीं होता है, अगर हम लोग 31 लिखेंगे तो आंसर अलग आएगा, लेकिन ठीक है। मतलब एक्चुअली जो आंसर दिया हुआ है वो कुछ इतना दिया हुआ है 111.919। ठीक है, अब एग्जाम में तो हमें पता नहीं चलेगा कितना होगा। ठीक है, तो ये मेरा टोटल गलत हुआ क्या? 6 प्लस 10.1 प्लस 15.09, 31 ही तो आ रहा है, 15.09। ओ ये 12 होगा, मैंने 6 लिख दिया। तो और भी 6 रुपीज बढ़ेगा, यानी ये 37 होगा। तो ये हो जाएगा 117। ठीक है, 117.19। अगर हम लोग पॉइंट लेते हैं तो 117.19, अगर पॉइंट इग्नोर करते हैं तो 117। ये आंसर आ सकता है जैसा अप्रोक्सीमेशन लोगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है डेकान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैव थ्री डिपार्टमेंट्स व्हिच आर रिगार्डेड एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग द स्टेप लैडर मेथड। बोल रहा है कि सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज कर दिया गया है स्टेप लैडर मेथड, यानी कि जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है अभी अभी हम लोगों ने जो किया उस मेथड में। Estimates of factory overhead cost to be incurred by each department in the forthcoming year are as follows। क्या बोल रहा है? एस्टिमेशन किया गया है कि फैक्ट्री का ओवरहेड क्या होगा। अब देखो ओवरहेड का खर्चा एस्टिमेट होता है, ये मैंने तुम लोग को बताया था एग्जांपल देके कि अगर हम किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल का मेरा उस बैच का जो है वो एस्टिमेटेड वे में ही मुझे अपने कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बैच का मतलब जब तक एक 1 मंथ एटलीस्ट नहीं कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आता है। ऐसा एग्जाम्पल मैंने दिया था कि हम लोग का ओवरहेड एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। तो एस्टिमेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड बाय ईच डिपार्टमेंट इन द फोर्थकमिंग ईयर आर एज फॉलोज। इन्होंने एक एस्टिमेट किया है कि फैक्ट्री ओवरहेड का जो भी खर्चा है वो मतलब नेक्स्ट जो ईयर आ रहे हैं उसमें कैसे होंगे। डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो शोन अगेन ईच डिपार्टमेंट। तो देखो फ्यूचर में फैक्ट्री ओवरहेड एक्स वाई जेड और पी क्यू आर एस का ऐसा होगा। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सर्विस डिपार्टमेंट है। अब ये डायरेक्ट लेबर आवर गिवन है, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, ये एरिया इन स्क्वायर मीटर गिवन है। अच्छा, अब हम लोग को करने क्या बोल रहा है चेक करते हैं। यहाँ पर बोला है द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द 4 सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम ऑर्डर पी क्यू आर एस रेस्पेक्टिवली ऑन द फॉलोइंग बेसिस। बोल रहा है कि जो ओवरहेड है 4 सर्विस डिपार्टमेंट का वो तो हमें क्या करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देना है। ठीक है, कैसे देंगे वो हमें बता दिया है। जैसे पी जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसके लिए बोल रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का यूज करो। ठीक है, तो हमें बता दिया है, जैसा बताया वैसा करेंगे। क्यू के लिए बोल रहा है डायरेक्ट लेबर आवर यूज करो, तो ये हो गया डायरेक्ट लेबर आवर क्यू के लिए। ठीक है, ये पी के लिए। आर के लिए बोल रहा है एरिया स्क्वायर मीटर, तो ये वाला रेशियो हमें यूज करना है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होगा यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम लोगों को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्टेप लैडर मेथड में हम लोगों को करना है। क्या क्या बेसिस में होगा क्वेश्चन बता दिया, मतलब जस्ट क्वेश्चन फॉलो करके करना है। इसका भी डायरेक्ट लेबर आवर में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए शेड्यूल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द 4 सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड का कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करने बोला है, यानी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोला है टू द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ, पहला क्वेश्चन ये बोला है। उसके बाद बोला है कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी रेट। फिर हमें ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना है किस बेसिस पे, पर डायरेक्ट लेबर आवर। जैसे अभी भी हम लोगों ने ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला
वाला था, लेकिन मशीन आवर बेसिस पे। यहाँ पर हमें बोला है डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे, इस पे मशीन आवर है भी नहीं इस क्वेश्चन में। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो पहले हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेकान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड schedule showing the distribution of overhead cost among department। पीछे ही करते हैं, यहाँ तो जगह होगा नहीं। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, ये 3 है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस पी क्यू आर एस। टोटल ओवरहेड कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो ओवरहेड कॉस्ट गिवन है ये रहा 1,93,64,83। 45, 75, 1,05,000, 45, 75, 1,05,000, 30,000। अब डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पी डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पर लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट पी। अच्छा, पी का बेसिस हमें बता दिया है, तो सबका अलग अलग बेसिस है, तो हम लोग किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ये देखो, तो पी डिपार्टमेंट खुद को एपोर्शन नहीं करेगा, बाकी सभी में अपना खर्चा एपोर्शन करेगा। तो रेशियो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 डेटा मिला के होना चाहिए। अच्छा, तो ये पूरा ही लिख लेते हैं, क्योंकि इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम लगेगा। तो ये देखो 100, 125, 85, 100, 125, 85, फिर गैप होगा, फिर 50, 40, 50, 50, 40 और 50, ये रेशियो लिख लिया। अब टोटल करते हैं, देखो कितना होगा। तो 50, 50, 100 और 40, 140, 100, 240, 240 प्लस 125 प्लस 85, 450, 450, और ये पी का है 45,000, ये माइनस होगा। 450 डिवाइड करेंगे, 45,000 डिवाइडेड बाय 450, यानी 100, 100 इंटू 100 मतलब 10,000, 100 इंटू 125, 12,500, 100 इंटू 85, 8500, 100 इंटू 50, 5,000, 100 इंटू 40, 4,000, अगेन 5,000। अच्छा, फिर इसके बाद क्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट क्यू। तो क्यू का देखो, क्यू का बोला है डायरेक्ट लेबर आवर, तो डायरेक्ट लेबर आवर ये रहा, ये 3 जीरो हटा देते, 4,3,4,1। क्यू खुद को तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, 6,3, 4,3,4,1,6,3।
434163। अच्छा 1 तो नहीं होगा शायद ये, नहीं 1 तो आएगा। 434। अच्छा हाँ, एक सेकंड। यहाँ पर ये मेथड जो है ना, यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये कौन सा मेथड दिया है, देखो ये मेथड जो है मैंने नहीं बताया शायद, ये स्टेप लैडर जो है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है, बता देते हैं अभी क्या होता है। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग द स्टेप लैडर मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टेप लैडर मेथड में क्या होता है, ये भी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में ही आता है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होगा, सॉरी रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा। वैसे देखो यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है कि पी जो है ये क्यू आर एस को सर्विस देता है कि नहीं, वो कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर नीचे जब लिखा हुआ है तभी पता चल रहा है कि पी क्यू आर जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें क्लियरली कोई ऐसा डेटा नहीं दिया हुआ है जिसको देख के हम लोग बता सके कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन के अलावा एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने ये एजम्पशन से ही किया है कि कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो जब मैंने पी का खर्चा क्यू आर को दिया तो इसका मतलब पी क्यू और आर को सर्विस प्रोवाइड करता है, ऐसा सोच के ही दिया। स्टेप लैडर मेथड में क्या होता है, जिसमें एक बार जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है उसमें दोबारा कोई डेटा नहीं जाएगा, जैसे पी का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, पी में और आगे जाके कोई भी डेटा इंक्लूड नहीं होगा। ये स्टेप लैडर मेथड में होता है। पी में एक बार पी को हम लोगों ने खाली कर दिया इसके खर्चे को, अब यहाँ पर कोई खर्चा नहीं जाएगा, मतलब जब क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा तो वो एक्स वाई जेड और आर में जाएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड और यहाँ पर दो जगह पे ब्लैंक, और आर का वैल्यू देख लेते हैं, आर का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 43463, 434 और क्यू और आर का जाएगा, तो क्यू आर और एस का 63, हाँ 6 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो खाली भी दो जगह पे होगा, ठीक है, खाली भी दो जगह पे होगा। एक्स में जाएगा सबसे पहले, ये देखो क्यू का कितना खर्चा है 80,000, 75 और 5। अब इसका टोटल करते हैं तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 4 14, 14 और 6 हो गया 20, 20 से डिवाइड करने से होगा 4000, 4000 इंटू 4 16,000, 4000 इंटू 3 12,000, 4000 इंटू 4 16,000। अब पी में दोबारा कुछ नहीं जाएगा, तो पी के लिए डेटा जो है यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, ठीक है, पी में दोबारा नहीं जाएगा। फिर क्यू खुद को तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, आर और एस को करेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा 24,000 और ये 12,000, ठीक है, 4,000 करके आया था। अच्छा अब क्यू का हो गया, अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन आर का करना है, तो उसमें कैसे होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट आर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट आर, तो इसमें किसका होगा, किस बेसिस पे करने के लिए बोला है पहले देख लो, वो तो गिवन है एरिया इन स्क्वायर मीटर, तो ये 3 तो होगा ही, मतलब ये 30 15 15, ये लिख लेते हैं पहले 30 15 15, 30 15 15, ठीक है। अब आर का होगा तो किसका नहीं लेना है, पी क्यू का नहीं होगा और आर का नहीं होगा, सिर्फ एस, ठीक है, पी का नहीं होगा और क्यू का नहीं होगा, आर का नहीं होगा। आर खुद ही खुद को तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, पी क्यू का हो चुका है स्टेप लैडर मेथड में, जिनका एक बार खर्चा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है दोबारा उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और यहाँ पर हो गया हम लोग का 1,000, ठीक है, 1,000 यानी कि ये हम लोग का कितना हो जाएगा, दो दो जीरो हटाने से 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब चेक करते हैं कितना हो रहा है। अच्छा यहाँ पर देखना पड़ेगा पहले खर्चा कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हम लोग का 1,05,000 प्लस 4,000, ये हो गया 28,000, तो ये 1,33,000 हो रहा है, ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1,33,000 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 15 15 30 30 30 60 और 10 70 इंटू 30, सॉरी इंटू 30, 57,000, 28,500, यहाँ पर भी आ जाएगा 28,500, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, एकदम एंड में आएगा 19,000।
तो ये हो गया यहाँ पर। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट एस, लास्ट एस में पी, एक्स वाई जेड ये सबका होगा, और पी का नहीं होगा, क्यू का नहीं होगा, आर का नहीं होगा, एस का होगा। तो यहाँ पर किसमें बोला है इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, वो तो देख ले पहले। बेसिस क्या है एस का, डायरेक्ट लेबर आवर। तो डायरेक्ट लेबर आवर कौन सा एक जगह पे किया हुआ था, देखो वहां से देख के भी हम लोग लिख सकते हैं। देखते हैं डायरेक्ट लेबर आवर, वहां तो नाम नहीं लिखा है ना मैंने। अच्छा, ये लेंगे, ये तीन, और ये एस में नहीं जाएगा, बस ये तीन में ही जाएगा, है ना, ये तीन में जाएगा। तो 4 3 4, 4 3 4 में हो जाएगा। 4 3 4 पी में नहीं जाएगा, क्यू में नहीं जाएगा, आर में नहीं जाएगा, एस में नहीं जाएगा, एस खुद ही खुद में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो टोटल देखते हैं इसका कितना हो रहा है। 30,000, 35 और ये हो गया 12,000। मतलब 47 और 20 कितना होता है, 47 और 20 होता है 67। ये 19 है तो 66,000 होगा, 66,000। ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, ये तीनों में आएगा। 66,000 डिवाइडेड बाई 66,000 डिवाइडेड बाई 11, डिवाइडेड बाई 11। 6,000 into 4, 24,000। 6,000 into 3, 18,000। 6,000 into 4, 24,000। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसका टोटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 1,93,000 प्लस 10 और 16, 26,000 प्लस 57 प्लस 24, 3 लाख। 64, 12,500, 12, 28,500, 18,000, 1,35,000, 83, 8,500, 16, 28,500, 24, 1,60,000। ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग को ओवरहेड रिकवरी रेट भी कैलकुलेट करने बोला था, तो यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट लेबर आवर, क्योंकि डायरेक्ट लेबर आवर पे ही कैलकुलेट करने बोला था। डायरेक्ट लेबर आवर ये हो गया टोटल एपोर्शन्ड ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर आवर क्वेश्चन में गिवन होगा, ये रहा 4,000, 3,000, 4,000, 4,000, 3,000, 4,000। डायरेक्ट ओवरहेड रिकवरी रेट ऐसे लिखेंगे, ओवरहेड रिकवरी रेट एज पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो कितना होगा, 3 लाख रुपीज का खर्चा हुआ है 4,000 आवर्स मशीन चलने, सॉरी लेबर काम करने के लिए। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 4,000। तो यहाँ पर लिखते हैं 3 लाख, ये तो रुपीज में आता है, डिवाइडेड बाई 4,000 लेबर आवर। तो आंसर हो गया ₹75 लेबर आवर। तो यहाँ पर 1,35,000 डिवाइडेड बाई 3,000, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 4,000। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखते हैं कितना होता है। 1,35,000 डिवाइडेड बाई 3,000, 45। और 1,60,000 डिवाइडेड बाई 4,000, 40। 1,35,000 डिवाइडेड बाई 3,000, 45 है। 45 लेबर आवर। तो ये हम लोग को पूछा था
कि डायरेक्ट लेबर आवर बता दो और यहाँ पर नीचे वाला और प्रिपेयर ए शेड्यूल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये हम लोग को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोला था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला है। अच्छा, ये जो हम लोगों ने एक चीज और भी बता देते, ये जो स्टेप लैडर मेथड किया है ना, ये स्टेप लैडर मेथड जो है, ये स्टार्टिंग वाला जो मेथड था ना, वही उसी का दूसरा नाम है। रुको हम एक बार कंफर्म कर देते, ये मेथड तो जो हम लोगों ने किया, ये कौन सा वाला किया। अब यहाँ पर तो शायद नहीं है, ये मेरा दूसरा ओवरहेड वाला पॉइंट निकल के आ गया। यहाँ पर रुको एक सेकंड देख लेते हैं। ये हम लोग का जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है ना, उसमें जो फॉलो होता है तो उसी का नाम ही होगा स्टेप लैडर मेथड। ये मुझे याद नहीं था, तो एक एक काम कर सकते हैं, तुम लोग एक बार लिख लो कि स्टेप लैडर मेथड कौन सा है। ये देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने मेथड्स लिखा था सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये देखो डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो था ना, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें ये पता नहीं कौन से वाले मेथड से किया था। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ही मुझे लगता है कि वैसे होना चाहिए। एक मिनट रुको, हम ना देख लेते हैं, एक सेकेंड। स्टेप लैडर मेथड ही डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड का ही नाम होगा, तो एक बार लिख लेने से ठीक रहेगा। एक मिनट। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम लोग, लेकिन उसमें तो हम लोग तब करते हैं, ये तो डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं होगा। उसमें तो हम लोग तब करते हैं जब एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करे, इस बात को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और ये देखो स्टोर का खर्चा हम लोगों ने डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन अभी वाला जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसमें तो ऐसा नहीं किया। उसमें हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, उसमें देखो हम लोगों ने खर्चा जो है पी का खर्चा बाकी डिपार्टमेंट में भी दिया है, तो इसका मतलब ये तो फिर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड तो नहीं होगा। ये रेसिप्रोकल वाले में ही आ रहा है, जहां पर एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये स्टेप लैडर मेथड ऐसा होता है, ये तो मुझे याद है, लेकिन ये कौन से वाले मेथड का है। साइमल्टेनियस, ये स्टेप लैडर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, एक काम करेंगे हम ना, देख के बता देंगे कि स्टेप लैडर मेथड कौन से वाले मेथड के हिसाब से हो रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो मेन नाम है वो तो कुछ इसी बेसिस पे होता है जो मैंने तुम लोग को लिखवाया है। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा, P1 P2 P3 को करेगा। लेकिन अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया वो तो इस मेथड में नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन के अलावा सर्विस में भी ट्रांसफर कर रहे, तब तो ये वाला कंसेप्ट नहीं आया। स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड, ये वाला जो था स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड, ये एक बार देख लेते हैं। इसका कंसेप्ट क्या था हम लोगों का कि S1 S2 को कर रहा है, ये तो रेसिप्रोकल हो गया। S1 S2 को कर रहा है बट S2 S1 को नहीं कर रहा है, एक जन दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन हाँ, ये मुझे लग रहा है ये वाला स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बार चेक करते कंसेप्ट क्या हुआ, क्योंकि डायरेक्टली तो हमें मेथड का नाम बता दिया है। यहाँ पर P सर्विस डिपार्टमेंट P जो है वो XYZ और QRS को कर रहा है, लेकिन QRS से ले नहीं रहा है। Q जो है वो XYZ को कर रहा है, RS को कर रहा है, बट RS से ले नहीं रहा है। R जो है वो XYZ को तो सभी करेंगे, ये तो फिक्स्ड है। R जो है सर्विस डिपार्टमेंट का कंसेप्ट देखो, R जो है वो S को प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बाकी किसी से नहीं ले रहा है, ठीक है, और S से नहीं ले रहा है। और यहाँ पर देखो S जो है वो S जो है वो सर्विस बाकी किसी को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कर रहा है, वो तो चलेगा। जैसे S का क्या निकल के आया, S सिर्फ XYZ को ही सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर तो स्टेप लैडर मेथड हो रहा है, इसका मतलब जब हमें स्टेप लैडर मेथड बोल दिया, यहाँ पर हमें कंसेप्ट नहीं बोला है कि कौन सा मेथड करे। लेकिन ये मेथड जो है हम लोग का स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन, यही वाला स्टेप लैडर मेथड होगा, ठीक है, इसके आगे लिख लो, यही वाला स्टेप लैडर मेथड होगा।
ये देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करके देखा था एग्जाम्पल का क्वेश्चन, तो ये देखो प्रोडक्शन, ये सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा ए बी और वाई को दिया, और वाई ने एक ए और बी को दिया, तो ये वाला वही हो गया, स्टेप लैडर मेथड हो गया। मतलब एक एक देखो ये स्टेप बन जा रहा है, इसको अगर ऐसे करके चेक करोगे तो ये एक स्टेप बन जाएगा, इसीलिए इसे स्टेप लैडर मेथड बोला जाता है। ठीक है, ये नाम जो है मैंने तब नहीं लिखवाया था, मुझे ध्यान भी नहीं था कि ये वाला स्टेप लैडर मेथड है, इसलिए मैंने तुम लोग को एक बार बता दिया। ठीक है, स्टेप लैडर मेथड का मतलब हो गया जब हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से एक एक करके हो रहा है, और ये मेथड तभी यूज होता है जब सर्विस डिपार्टमेंट जो है दूसरे किसी सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस नहीं लेगा, सिर्फ जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो पी क्यू आर और एस को सर्विस प्रोवाइड करता है लेकिन लेता नहीं है। अब क्यू का भी देखो तो वो आर एस को सर्विस प्रोवाइड करता है लेकिन उनसे सर्विस लेता नहीं है, तो इसीलिए वो अपना खर्चा नहीं दे पा रहे इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट। जब क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तब वो पी पे नहीं दिया, आर एस को दिया, क्योंकि वो आर एस को प्रोवाइड करता है। आर का भी देखो तो वो एस को प्रोवाइड करता है, एस का देखो तो वो सिर्फ एक्स वाई जेड को प्रोवाइड करता है। तो स्टेप लैडर मेथड का मतलब हो जाएगा ये वाला मेथड। ठीक है, स्टेप लैडर मेथड का मतलब हम लोग का ये स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो जाएगा। तो एक बार लिख लो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा नाम किस मेथड के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, फोर्थ नंबर देखो, जेमिनी एंटरप्राइज अंडरटेक 3 डिफरेंट जॉब्स ए बी एंड सी, ऑल ऑफ देम रिक्वायर्स द यूज ऑफ स्पेशल मशीन एंड आल्सो द यूज ऑफ कंप्यूटर। तो ये जेमिनी एंटरप्राइज जो है इनके पास 3 काम है, मतलब 3 काम है जो जिसका नाम भी है जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी। ये 3 टास्क इनको परफॉर्म करना होता है, जिसके लिए इनको एक स्पेशल मशीन का जरूरत होता है और कंप्यूटर का भी जरूरत होता है। द कंप्यूटर इज हायर्ड, कंप्यूटर को भाड़े में लिया गया है, एंड द हायर चार्जेस 4,20,000 पर एनम, यानी कंप्यूटर को यूज करने का खर्चा हो जाता है ईयरली 4,20,000। द एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द मशीन आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज, और जो मशीन यूज होता है उसका खर्चा बता रहे हैं। रेंट पर क्वार्टर, ये क्वार्टरली बताया है। डिप्रिशिएशन पर एनम, इनडायरेक्ट चार्जेस पर एनम, ये मशीन का खर्चा, और ऊपर 4,20,000 कंप्यूटर का खर्चा बता दिया है। अच्छा, आगे पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। During the first month of operation, the following details were taken from the job register. तो फर्स्ट मंथ, ठीक है, फर्स्ट मंथ का हम लोगों को डिटेल्स दिया है कि क्या खर्चा होता है। तो नंबर ऑफ आवर्स द मशीन वाज यूज्ड, जॉब ए में मशीन यूज कितना टाइम होता है, जॉब बी में और जॉब सी में। विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर, विद द यूज ऑफ कंप्यूटर। इससे क्या बोला जा रहा है कि मशीन का यूज होता है लेकिन कभी कंप्यूटर का यूज होता नहीं है, कभी कंप्यूटर का यूज होता है। मतलब टास्क जो परफॉर्म होता है मशीन का पार्ट उसमें कंफर्म है, मशीन प्लस कंप्यूटर ऐसा भी काम होता है, या फिर मशीन और यहाँ पर ओनली मशीन ऐसे भी काम होता है। मतलब सिर्फ मशीन का यूज करके भी काम होता है, मशीन और कंप्यूटर दोनों मिला के भी यूज करके काम होता है। जब मशीन और कंप्यूटर दोनों साथ साथ लेके काम हो रहा है तब 600 आवर्स ए जॉब में, 900 आवर्स बी जॉब में, और सी में ऐसा कोई टाइम जो है नहीं लगता है। उसके बाद अगर कंप्यूटर का यूज होता है, ए बी सी तीनों का टाइम बता दिया है कि कितने कितने टाइम 1 मंथ में जो है रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या बोला था कि फर्स्ट मंथ का, ये फर्स्ट मंथ का डेटा दिया हुआ है जॉब रजिस्टर से लिया हुआ, और ये क्या है, नंबर ऑफ आवर्स, कितने टाइम मशीन यूज हो रहा है उसका डेटा। करने क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मशीन आवर रेट। हम लोग को मशीन आवर रेट निकालना है। मशीन आवर रेट कैसे निकलता है, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर। ठीक है, अगर टोटल ओवरहेड से हम लोग मशीन आवर को डिवाइड कर देंगे, मतलब टोटल ओवरहेड फॉर मशीन, मशीन चलने का जो खर्चा है टोटल, उससे मशीन आवर जितना टाइम चल रहा है, वो जितना टाइम चलने से वो खर्चा जनरेट हो रहा है, उससे डिवाइड करने से हम लोग को मिल जाएगा रुपीज पर मशीन आवर। ठीक है, अच्छा, और कैसे निकालना है, फॉर द फर्म एज ए होल फॉर द मंथ, मंथ का निकालना है, व्हेन द कंप्यूटर वाज यूज्ड एंड व्हेन द कंप्यूटर वाज नॉट यूज्ड। मतलब हमें मंथली खर्चा निकाल के दिखाना है, पहला बात तो ये समझ लो। और दूसरा है हम लोग को ये पता करना है कि अगर कंप्यूटर एंड मशीन चल रहा है तो कितना खर्चा, ओनली मशीन चल रहा है तो कितना खर्चा, फॉर द इंडिविजुअल जॉब एबीसी, तीनों जॉब एबीसी के लिए हमें कैलकुलेट करके बताना है। अच्छा, तो मंथली हमें बताना है, तो इसका मतलब ओवरहेड का, मशीन आवर का रेट अगर हमें मंथली बताना है तो टोटल ओवरहेड फॉर मशीन हम लोग को निकालना पड़ेगा मंथली, मंथली खर्चा निकालना पड़ेगा।
अब देखो मशीन का मंथली यूज तो दे दिया है, कितना टाइम मंथली मशीन चल रहा है, लेकिन मंथली खर्चा हम लोग कैसे निकालेंगे? ये तो क्वार्टरली दे रखा है, इसको मंथ में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये पर एनम यानी ईयरली दे रखा है, इसको भी मंथली ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये भी ईयरली दे रखा है, इसको भी मंथली ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये ईयरली दे रखा है, इसको भी मंथली ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्वेश्चन आसान है, लेकिन थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम लोग वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं टोटल ओवरहेड ऑफ मशीन पर मंथ, क्योंकि हमें पर मंथ का ओवरहेड निकालने बोला है। पर मंथ मशीन का वन ओवरहेड पर आवर निकालने बोला है मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर रेंट, मशीन चलने का क्या क्या खर्चा है, देखो रेंट, डिप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट चार्जेस, ये सबको हम लोग मंथली ट्रांसफर करेंगे। तो रेंट पर मंथ कितना हो जाएगा? 17,500। ये हम लोगों का क्वार्टरली है। क्वार्टर मतलब क्या होता है? 3 मंथ्स का। इसका मैंने तुम लोग को लेबर में भी ऐसा बताया था। क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स, ठीक है। कोई भी डेटा को 4 से डिवाइड करने से जितना निकल के आता है वो एक एक क्वार्टर होता है। तो 12 मंथ्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वार्टर 3-3 महीने का आएगा। क्वार्टर का मतलब 4 मंथ्स नहीं होता है, ये कंफ्यूजन हो जाता है। क्वार्टर का मतलब होता है एनी डेटा, जो भी डेटा है उसे अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें, अब ये तो मंथ है तो मंथ, ठीक है। किसी भी डेटा को अगर हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे क्वार्टर बोला जाता है। तो यहाँ पर 12 मंथ्स का बात है, तो एक एक क्वार्टर में 3 मंथ्स करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, अगर क्वार्टर का रेंट दिया हुआ है तो 17,500 3 मंथ्स का रेंट दिया हुआ है, इसको 3 मंथ से डिवाइड करने से हम लोग को पर मंथ का रेंट जो है वो मिल जाएगा। तो देखना पड़ेगा पर मंथ का रेंट कितना निकल के आ रहा है। अच्छा, ये तो पॉइंट में आ रहा है 5,833, देखते हैं। 5,833.33। अच्छा, डिप्रिशिएशन पर मंथ, ये भी पर मंथ निकालेंगे। तो ये एनम दिया हुआ है मतलब ईयरली, तो इसको डिवाइडेड बाय 12 करने से पर मंथ का निकल जाएगा। ये भी पॉइंट में ही आ जाएगा शायद, जो डेटा है उसके हिसाब से। हाँ, 16.666, 16,066.66, ऐसा है शायद। 16 उसके बाद मतलब एक के बाद 4 6 है। 6 7 ऐसे कर लेते हैं। और इनडायरेक्ट चार्जेस, इनडायरेक्ट चार्जेस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12, 12,500 प्लस 16,666.67 प्लस 5,833.33, 35,000 राउंड में आ गया। चलो अच्छा, 35,000 पर मंथ का खर्चा है मशीन को ऑपरेट करने का, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर लिखते हैं टोटल पर मंथ एक्सपेंस मशीन का। अब हम लोग कंप्यूटर का निकालते हैं कि कितना होता है। कंप्यूटर पर मंथ एक्सपेंस, इसमें एक ही खर्चा है। देखो ये टोटल बता दिया, 4,20,000 पर एनम डिवाइडेड बाय 12 मंथ। 35 था नहीं, 3,05,000, 4,20,000, हाँ 35,000। 35,000 पर मंथ आ रहा है कंप्यूटर का यूज का खर्चा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर कैलकुलेट करके देना पड़ेगा कि जब ये तो निकाल लिया पर मंथ, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर विदाउट द यूज ऑफ द कंप्यूटर और विद द यूज ऑफ द कंप्यूटर, ये दो पॉइंट है। इसके बेसिस पे हमें चेक करना पड़ेगा कि टोटल मशीन आवर कितना यूज होता है, टोटल कंप्यूटर एंड मशीन आवर कितना यूज होता है, वो भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकालेंगे पहले टोटल मशीन आवर यूज्ड,
टोटल मशीन आवर कितना यूज होता है पर मंथ कितना मशीन चल रहा है। तो देखो मशीन कितना चल रहा है, मशीन तो ये पूरा ही चल रहा है, ठीक है। इसमें मशीन एंड कंप्यूटर चलता है, ये वाला ओनली ये जो है ओनली मशीन चलता है, ठीक है। ये देखो ये दिया है नंबर ऑफ आवर्स द मशीन यूज्ड, तो मशीन हमेशा यूज्ड होता है चाहे कंप्यूटर चले या ना चले, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये पूरे मशीन का है। और इसमें वो पॉइंट भी दिया हुआ है कि अगर हम लोग का कंप्यूटर यूज होता है तो कितना, नहीं होता है तो कितना, लेकिन ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ आवर्स मशीन यूज्ड। तो मशीन यूज्ड कितना हो जाएगा, 600 प्लस 900 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 1000, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 600 प्लस 900 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 1000। इतना टाइम टोटल मशीन चलता है। तो 600 400 1000 1000 2000 2000 और यहाँ पर हो गया 2900 और ये 600, मतलब यहाँ पर हो गया 3000 3500 3500, ठीक है। इतना टाइम जो है मशीन चलता है। और लिखेंगे टोटल मशीन आवर्स विदाउट विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर यूज नहीं होता है तो कितना होगा उसका अलग से कैलकुलेट करते। कंप्यूटर अगर यूज नहीं होता है तो 600 प्लस 900 यानी 1500, ठीक है। अच्छा उसके बाद टोटल मशीन आवर्स विथ यूज ऑफ कंप्यूटर ये कितना होगा, 461,000। ऐसा इसीलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर देखो, अब टैली करो एक चीज। यहाँ पर हम लोगों ने ये निकाला कि मशीन चलने का पर मंथ का खर्चा कितना है, और ये भी 35,000 आया, और कंप्यूटर चलने का पर मंथ का खर्चा कितना है, ठीक है। अब ये जो मशीन चलने का खर्चा है ये पर मंथ का है, और पर मंथ जो है मशीन चल रहा है इतने टाइम, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कितने टाइम जो है हम लोगों का ओवरहेड जो है लग रहा है मशीन को यूज करने का, ठीक है, पर आवर बेसिस पे तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं ओवरहेड फॉर यूजिंग मशीन्स विदाउट कंप्यूटर। तो ये देखो ओवरहेड कितना होता है, 35,000 मशीन यूज करने का, तो वो लिख लिया। अच्छा अब अगर विदाउट कंप्यूटर लिखा है तो विदाउट कंप्यूटर कितना टाइम चलता है, विदाउट कंप्यूटर चलता है हम लोग का ये देखो ये तो कंप्यूटर का दिया है, देखो ये टोटल मशीन आवर विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर, टोटल मशीन आवर विथ यूज ऑफ कंप्यूटर। और यहाँ पर हम लोग को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन मशीन अपना कितना टाइम चलता है वो सोचो। देखो मशीन तो अपना 3500 आवर्स ही चलता है, 3500 आवर्स पर मंथ। हम समझाते हैं ये क्या है, पहले हम लोग ये निकाल रहे हैं कि ये जो खर्चा हो रहा है ये मशीन चलने का खर्चा है। मशीन कितना टाइम चलता है, 3500 आवर्स पर मंथ चलता है। तो उस हिसाब से हम लोगों का खर्चा कितना निकल के आ रहा है, ₹10 पर आवर, ठीक है, ₹10 पर आवर। अच्छा अब अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कि विदाउट कंप्यूटर मशीन कितना टाइम चलता है, विदाउट कंप्यूटर मशीन चलता है 1500 आवर्स, तो 1500 आवर्स का कितना खर्चा होगा। देयरफॉर ये 1500 आवर्स इंटू 10 कर लेने से हम लोग को मिल जाएगा ₹15,000। तो ओवरहेड का खर्चा कितना आएगा जब मशीन विदाउट कंप्यूटर चल रहा है, तो ₹15,000। सेम इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं ओवरहेड फॉर यूजिंग मशीन विथ कंप्यूटर। तो ये कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से निकालेंगे। देखो हम लोग को पता है कि एक महीना मशीन चलने का खर्चा 35,000 और मशीन पर मंथ चलता है 3,500 आवर्स, ठीक है। तो रेट कितना हो गया, ₹10 पर आवर। अब मशीन हम लोग को निकालना है ओवरहेड, यानी खर्चा निकालना है मशीन चलने का विथ कंप्यूटर। तो विथ कंप्यूटर जो है वो 2000 आवर्स चलता है पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2000 आवर्स इंटू ₹10।
तो ये हो जाएगा हम लोगों का, अच्छा ये इंटू ₹10 ये हम लोग का हो जाएगा 20,000, ठीक है। ये 20,000 होगा और प्लस इसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये समझने वाला है, प्लस इसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा यहाँ का 35,000 भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों हम बता रहे हैं, देखो ये ऐड हो जाएगा 35,000 प्लस दिस वन, बता रहे क्यों। देखो मैंने क्या किया, पहले पहले मैंने निकाला कि हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था, इस क्वेश्चन में बोला था कि हम लोगों को जितना भी खर्चा है उसे मंथली निकालना है फॉर द फर्म एज ए होल फॉर द मंथ, कंप्यूटर मशीन आवर रेट, कंप्यूट द मशीन आवर रेट फॉर द फर्म एज ए होल फॉर द मंथ, मंथ का मशीन आवर रेट निकाल के देना है। तो उसके लिए मंथली मशीन का खर्चा निकालना पड़ेगा जो हम लोगों ने निकाला। मशीन का 3 खर्चा था, मशीन चलने का, रेंट, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट चार्जेस, और कंप्यूटर का अलग से निकाल रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर कभी यूज होता है कभी यूज नहीं होता है, लेकिन मशीन हमेशा यूज होता है। मशीन प्लस कंप्यूटर होता है, कभी कभी ओनली मशीन होता है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने मंथली खर्चा निकाल लिया। फिर हमें क्वेश्चन में दिया था कि मशीन आवर्स पूरे मंथ में कितना यूज होगा। अब कंप्यूटर चले या ना चले, मशीन तो चलता है, तो टोटल ये हो जाएगा, ये देखो विद कंप्यूटर विदाउट कंप्यूटर सारे मिला के जो खर्चे है वो मशीन चलने के टाइम का डिटेल्स हमें बता रहा है। और ये देखो टोटल मशीन आवर विदाउट यूज कंप्यूटर, अब मशीन तो चल रहा है लेकिन कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा है, ऐसा टाइम है 1500 आवर्स पर मंथ, और मशीन तो चल रहा है बट कंप्यूटर भी चल रहा है साथ ही साथ, ऐसा है हम लोग का 2000 आवर्स। तो हम लोगों ने उस हिसाब से यहाँ पर रेट निकाला कि ओवरहेड का रेट कितना होगा अगर मशीन विदाउट कंप्यूटर चल रहा है। तो मशीन चलने का खर्चा, ये खर्चा होता है इतने टाइम मशीन चलने पे, और अगर विदाउट कंप्यूटर होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1500 से, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर। तो 10 पर रुपीज आ रहा है, ₹10 पर आवर आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने 1500 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोग को ये पता चल गया ओवरहेड फॉर यूजिंग मशीन विदाउट कंप्यूटर, मशीन विदाउट कंप्यूटर जब यूज होता है पर मंथ 1500 आवर्स, तो 15,000 रुपीज का खर्चा होता है। अब हम लोग निकालेंगे ओवरहेड फॉर यूजिंग मशीन विद कंप्यूटर, तो मशीन चलने का खर्चा कितना है, ₹10, ठीक है, और कंप्यूटर जो है वो भी चल रहा है साथ ही साथ, ठीक है, तो उसका भी खर्चा हम लोगों को लेना पड़ेगा। ये देखो ओवरहेड फॉर यूजिंग मशीन, तो ये देखो मशीन चलने का खर्चा है 10 पर आवर, तो ये देखो यहाँ पर 10 इंटू 2000 कर रहे हैं क्योंकि 2000 आवर्स ऐसा है जहां पर कंप्यूटर मशीन चल रहा है विथ कंप्यूटर, तो ये मशीन विथ कंप्यूटर का खर्चा है 2000 रुपीज, ठीक है। अब ये क्या है, ये था ओवरहेड फॉर यूजिंग मशीन विदाउट कंप्यूटर यानी ओनली मशीन का खर्चा, और यहाँ पर हमें निकालना है यूजिंग मशीन विथ कंप्यूटर, मतलब मशीन का भी जो कि 35,000 है पर मंथ, और कंप्यूटर का भी। तो कंप्यूटर पर मंथ जो चलता है उसमें खर्चा होता है 20,000, और मशीन पर मंथ जो चलता है उसमें खर्चा होता है 35,000। तो ये रहा 35,000 प्लस 20,000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 55,000। देखो हम फिर से एक बार ये वाला पॉइंट ही समझने वाला है। यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मशीन का रेट निकाल रहे हैं। मशीन का रेट तो देखो मैंने दोनों जगह पे सेम ही निकाल रखा है, ठीक है। ये क्या है, ये है पूरे मंथ में मशीन चलने का, मतलब ये पूरे मंथ में मशीन चलने का खर्चा, ये पूरे मंथ में मशीन कितना टाइम चल रहा है, और ये हम लोगों ने निकाला 1 घंटा मशीन चलने का खर्चा, ठीक है। अब अगर मशीन चल रहा है कंप्यूटर के साथ साथ तो इसमें मशीन आवर्स भी एडेड है, क्योंकि ये क्या लिखा है मैंने, यूजिंग मशीन विदाउट कंप्यूटर, ठीक है, सॉरी ये ऊपर वाला विदाउट कंप्यूटर था। तो विदाउट कंप्यूटर देखो मशीन कितना टाइम चलता है 1500, ओनली मशीन चल रहा है, तो ये खर्चा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकल के आया वही सही, क्योंकि इसमें ये आवर्स में कंप्यूटर का कोई भी पार्ट्स इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कंप्यूटर का कोई भी यूज इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो 2000 आवर्स है ना, इसमें मशीन भी चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है कि टोटल मशीन आवर्स विद यूज ऑफ कंप्यूटर, तो जब मशीन आवर विद यूज ऑफ कंप्यूटर 2000 आवर्स चल रहा है तो 10 रुपीज के हिसाब से खर्चा हो रहा है 20,000, और क्योंकि मशीन भी एडेड है तो यहाँ पर मशीन के साथ साथ चल रहा है तो मशीन का खर्चा भी ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 35,000 भी ऐड हो जाएगा। अब देखो हम लोग को यहाँ पर देखो क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, वो हम लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट करके दिखा देते। ये डेटा हम लोग का वर्किंग नोट निकल गया। अब बोल रहा है यहाँ पर फाइनली हम लोग सोल्यूशन लिख के दिखाते, ये देखो कंप्यूटेशन ऑफ machine hour rate for the firm
एज ए होल फॉर ए मंथ। तो देखो व्हेन कंप्यूटर इज यूज्ड एंड व्हेन कंप्यूटर इज नॉट यूज्ड। देखो यहाँ पर लिखते हैं व्हेन कंप्यूटर was used। जब कंप्यूटर यूज होता है तो कितना खर्चा निकल के आया? 55,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने टाइम के लिए होता है? 2000 आवर्स। देखते कितना आ रहा है। 55 डिवाइडेड बाय 2, 27.5 पर आवर। ठीक है, ये निकल के आएगा व्हेन कंप्यूटर इज यूज्ड। अच्छा, अब निकालेंगे व्हेन कंप्यूटर इज नॉट यूज्ड। व्हेन कंप्यूटर वाज नॉट यूज्ड तो खर्चा कितना होता है? तो खर्चा होता है 15,000। और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 15 आवर्स, तो ये तो 10 रुपीज ही निकल के आएगा जो हम लोग का पहले निकला था। ठीक है, ये देखो रेट पर आवर चेंज हो गया ना। यहाँ पर हम लोगों ने जो 10 रुपीज निकाला था वो 10 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कंप्यूटर का यूज नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग ये निकालना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन हमें बोला है मशीन आवर रेट निकालो फॉर द फर्म, ये भी तो मशीन आवर रेट ही निकाला है होल फॉर ए मंथ। ठीक है, तो मशीन आवर रेट होल फॉर ए मंथ कितना होगा? तो ये देखो हम लोग का खर्चा कितना निकल के आया। अगर हम लोग विथ कंप्यूटर करते हैं तो 55,000 और डिवाइडेड बाय जब 2000 आवर्स करेंगे तो हम लोग का रेट निकल के आता है 27.5। और अगर हम लोग कंप्यूटर का यूज नहीं होता है तब कितना होगा निकालते हैं, तो ये हो गया 10 पर आवर, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ एड ऑन हुआ ही नहीं है तो इसीलिए 10 था, 10 ही रहा। ठीक है, अच्छा अब ये पॉइंट बी में क्या बोला है? फॉर द इंडिविजुअल जॉब। इंडिविजुअल जॉब के लिए हमें निकालना है, तो देखो कैसे होगा। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर rate for the individual job। Particulars rate per hour job A B C without computer with computer। तो रेट पर आवर निकल गया है। कंप्यूटर यूज जब होता है तो 27.5, और कंप्यूटर जब यूज नहीं होता है तो 10 रुपीज करेंगे। अच्छा, अब ए जॉब में टाइम कितना होता है? 600 900 बी में, तो यहाँ पर लिखते हैं 600 और यहाँ पर लिखेंगे बी में 900। ये देखो ये क्या है? विदाउट और विथ यूज ऑफ कंप्यूटर 400 600 1000, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 400 600 और 1000। ठीक है, तो यहाँ पर दो कॉलम कर लेते हैं, एक आवर का एक रुपीस का, एक आवर का एक रुपीस का, एक आवर का और एक रुपीस का। ठीक है, तो रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 600 इंटू 10 6000, 900 इंटू 10 9000। सी में यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि कंप्यूटर यूज जब नहीं होता है तो सी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, सॉरी सी जॉब में ऐसा कोई टास्क नहीं परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, अब 27.5 से मल्टीप्लाई करना है 400 11,000। 16,500 और ये हो जाएगा वही 2750।
27,500 होगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा। तो ये देखो, ए जॉब में टोटल 1000 आवर्स काम होता है, उसमें खर्चा आ रहा है 17,000, और ये 1000 आवर्स में मशीन का यूज होता है, और कभी कंप्यूटर का हो रहा है कितने आवर्स के लिए, और कभी कितने आवर्स के लिए नहीं हो रहा है। जैसे 400, ये इसमें मशीन भी है कंप्यूटर भी है, और इसमें सिर्फ मशीन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 1500 आवर्स, और इसका टोटल बनेगा 25,500, 1000, और ये 27,500। अब हम लोग रेट भी निकाल सकते हैं, मशीन आवर रेट, ठीक है। मशीन आवर रेट अभी अलग क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग जॉब बेसिस पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये 17,000 का जो खर्चा हो रहा है ए जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो देखो मैंने अभी अभी तुम लोग को क्या बोला, विदाउट कंप्यूटर, सिर्फ मशीन, यहाँ पर मशीन प्लस कंप्यूटर। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मशीन आवर रेट, मतलब टोटल ये खर्चा में मशीन का हमेशा इंक्लूडेड होता है। मशीन चल रहा है तो ये खर्चा हो रहा है, हाँ इसमें कंप्यूटर का खर्चा कभी इंक्लूडेड है कभी नहीं, डिपेंड कर रहा है कि कैसा यूज हो रहा है। अब इतना खर्चा मशीन चलने का है, और ये जो है 1000 घंटे चल के हो रहा है, तो इसका मतलब 17 पर आवर करके रेट आ रहा है। इतना खर्चा हुआ है 25,500 डिवाइडेड बाई 1500, तो ये भी 17 करके आ रहा है। और यहाँ पर देखते हैं, ये आएगा 27.5, ठीक है। ये देखो, ये 27.5 आ रहा है। इसमें एज इट इज क्यों आ जा रहा है, क्योंकि देखो इसमें ये वाला इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, मिक्सड अप तो कुछ हो नहीं रहा है कि एवरेज होगा, यहाँ मिक्सड अप हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, तो जैसा था वैसा ही है, तो फिर आवर्स वही निकल के आएगा जो दिया हुआ था, इसमें चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला पॉइंट मेन था, देखो ये तो निकाल ही लेंगे, फिर यहाँ पर जब निकालेंगे तो वो 10 ही आ जाएगा, लेकिन जब हम लोग ये वाला निकाल रहे हैं, ओवरहेड फॉर यूजिंग मशीन्स विद कंप्यूटर, तब हम लोग को ये देखना है ओवरहेड का मतलब क्या। ओवरहेड का मतलब खर्चे का बात हो रहा है, कि जब मशीन और कंप्यूटर दोनों यूज होता है तो पर मंथ का खर्चा कितना होता है, कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, जब हम लोग का मशीन यूज होता है तो उसका खर्चा है 35,000, और कंप्यूटर जब यूज होता है उसका खर्चा हो जाएगा 2000 आवर्स। ऐसे है जहां पर मशीन और कंप्यूटर दोनों यूज होता है, तो ये 10 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ क्यों 35,000 ऐड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ मशीन आवर्स ही बता रखा है कि 15 आवर्स जो है मशीन चल रहा है इंडिविजुअली, तो हम लोग उसके हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर का हम लोग का निकल के आ रहा है 35,000। ये देखो कंप्यूटर का 30, ये देखो पहले ये निकाल लिया 35,000, 35,000 दोनों केसेस में। फिर हम लोगों ने दोनों का क्या कर लिया, जो है आवर से डिवाइड किया, तो हम लोग को मिला यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को 17.5 10, और यहाँ पर मिल गया हम लोगों को 27.5, मतलब एक्चुअली उसमें 10 एडेड है, तभी जाके वो 27.5 आएगा। मतलब देखो, इसको अगर हम एक लाइन में बताए तो ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो इधर कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने मशीन। देखो शॉर्टकट में भी बता देते हैं, कंप्यूटर का खर्चा निकाला हम लोगों ने कितना 35,000, मशीन का भी हम लोगों ने खर्चा निकाला 35,000, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर है वो और मशीन का देखो आवर्स, देखो कितने कितने टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मशीन चल रहा है 3,500 आवर्स मशीन, ठीक है। और कंप्यूटर चल रहा है यहाँ पर देखो 2,000 आवर्स, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी करोगे तो भी हो जाएगा, मैंने जैसे बताया वैसे भी होगा, और ऐसे करोगे तो भी होगा। तो अब 35,000 डिवाइडेड बाई 3,500, तो यहाँ पर हो गया 10 रुपीज, ठीक है। और 35,000 डिवाइडेड बाई 2,000, इसमें आ जाएगा देखो 17.5। ऐसे करोगे तो और भी जल्दी होगा, शायद मुझे ये बताने से ज्यादा बेटर होता, अभी बता देते, तुम लोग इसको पेंसिल से लिख लो साइड में, ये भी अच्छा मेथड है। देखो मुझे अभी दिमाग में आया, तुम बता रहे, मशीन 35,000 खर्चा है, मशीन चलने का पर मंथ, कंप्यूटर चलने का इतना खर्चा है। अब मशीन कितना टाइम चल रहा है 3,500 आवर्स पूरे मंथ में, तो पर मंथ का खर्चा। और कंप्यूटर जो है, ये देखो विथ यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर चलता है 2,000 आवर्स, ठीक है। तो इसमें रेट निकल के आया हम लोग का कितना 17.5 निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मशीन चलने का खर्चा है ₹10, और मशीन जब चलता है, कंप्यूटर जब चलता है तो उसके साथ साथ मशीन भी चलता है। कंप्यूटर कभी चलता है कभी नहीं चलता है, लेकिन मशीन हमेशा चलता है। तो जब हम लोग यहाँ पर रेट निकालेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो मशीन का है वो भी ऐड कर लेना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 27.5, ठीक है। डायरेक्टली आ गया देखो, और ये जो मैंने यहाँ पर 27.5 निकाला था ना,
देखो ये ऐसे करके ही आ जाएगा, मतलब सिंपल वही वाला कंसेप्ट है कि कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर चलने का खर्चा 17.5। ये कैसे पता चला सिर्फ कंप्यूटर चल रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पर हमें बताया था ना 2000 आवर्स विद यूज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर जब चलता है तो मशीन भी चलता है, ये कंप्यूटर जब चलता है तो मशीन भी चलता है। तो मशीन का अगर रेट 10 रुपीज है तो रेट में 10 लगाएंगे तो हमें डायरेक्टली ऐसे 27.5 मिल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट करने का जरूरत नहीं होगा, ये वाला, ठीक है। इसको इग्नोर कर सकते हो, इसको इग्नोर करके ये वाला पॉइंट लगा सकते हैं हम लोग। ये सब तो करना ही पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। तो ये हम लोग का 27.5 डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ये भी सेम ही बात है। मैंने यहाँ पर 10 लगाया, यहाँ पर 10 को ऐड कर दिया, वो भी करने से होता। मैंने यहाँ पर उसके जगह क्या किया है, टोटल में कैलकुलेशन दिखा है। ये है पर आवर बेसिस पे कैलकुलेशन और ये टोटल में कैलकुलेशन है, दोनों सही है। जो ठीक लगे कर सकते हो, ये थोड़ा सा जल्दी होगा, ठीक है। इसमें जल्दी से आंसर आएगा, मतलब ये जो है टाइम टेकिंग है क्योंकि हम लोग टोटल वैल्यू लेके कर रहे हैं इस वजह से। तो ये देखो हम लोग का यहाँ तक हो गया। फिफ्थ नंबर में जो है ये हम लोगों का मशीन आवर रेट का होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मशीन आवर रेट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोगों को दूसरा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन था वो हम लोगों ने कर लिया। अब हमें दूसरा कंसेप्ट देखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अच्छा तो देखो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ जो मेथड है वो यूज होता है एब्जॉर्प्शन या रिकवरी रेट के लिए। तो देखो हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। अभी हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ेंगे इसमें लिखेंगे मेथड्स एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन और रिकवरी रेट। तो देखो ओवरहेड हम लोग क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि ओवरहेड यानी कि इनडायरेक्ट खर्चा। जैसे मान लो कोई भी हम लोग मार्केट से, मान लो एक तुम लोगों ने 500 का कैलकुलेटर खरीदा, या फिर जो कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर हम लोगों ने 500 का जो कैलकुलेटर मार्केट में खरीदा, उसमें कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। अगर ये कैलकुलेटर का प्राइस है, ठीक है, हम लोग एक कैलकुलेटर खरीद रहे हैं जिसका प्राइस है 500, तो इसमें कॉस्ट और प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ठीक है। अब कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और ओवरहेड, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो हम लोग बोल सकते हैं एक कैलकुलेटर को बनाने में कितने रुपए का मटेरियल खर्चा हो रहा है, कितने रुपए का जो है हम लोग का ओवरहेड का, सॉरी लेबर का खर्चा हो रहा है, डायरेक्ट लेबर। लेकिन जब ओवरहेड का बात आ जाता है तो हम लोग ये नहीं बता पाते हैं कि कितना। तो वही हम लोग सीख रहे थे कि ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। अच्छा इसमें और एक एलिमेंट भी होता है, प्रॉफिट का एलिमेंट भी होता है, ये सब मिला के ये 500 बन रहा है ना। तो हम लोग को क्या ढूंढना पड़ता है, हम लोग को ये ढूंढना पड़ता है कि ओवरहेड के खर्चे को कैसे करके अपोर्शन करें, वही हम लोग सीख रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड करने के लिए पहले हम लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन होता है, दूसरा होता है सर्विस डिपार्टमेंट। तो पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और कौन कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग ये जो सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसमें हम लोग खर्चे को क्या करते हैं, इसमें हम लोग खर्चे को एलोकेट या एब्सॉर्ब करते हैं, एलोकेट या डिस्ट्रीब्यूट यानी कि एपोर्शन करते हैं। सिमिलरली इस यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट में भी होता है एलोकेट और एपोर्शन, और इस चीज को बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हम लोगों ने सीखा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा फिनिश गुड्स में ट्रांसफर नहीं कर पाता है, तो सर्विस डिपार्टमेंट अगेन अपने खर्चे को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा डायरेक्टली जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज नहीं कर सकता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है यहाँ पर
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सारे खर्चे जो भी टोटल होता है उसको, ये यहाँ से टोटल खर्चा कहाँ पर ट्रांसफर होता है, फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर होता है, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, इसी को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब प्रोडक्शन, ये देखो यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स जो है, ये फिनिश्ड गुड्स में ये खर्चे को हमें क्या करवाना है, एब्जॉर्ब एब्जॉर्प्शन करवाना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिकवरी करना है। और उसके लिए हमें रेट ढूंढना है, रिकवरी ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड का रिकवरी करवाना है फिनिश गुड्स में, या इस खर्चे को एब्जॉर्ब यानी कि चार्ज करना है, ठीक है। अब चार्ज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो मेथड्स का जरूरत होगा। जैसे देखो हम लोगों ने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया तो वहां पर मेथड्स देखा अलग अलग, जैसे कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन या स्टेप लैडर मेथड बोलो, या फिर रेसिप्रोकल मेथड में ट्रायल एंड एरर, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो उसी तरीके से यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ मेथड चाहिए ताकि इस खर्चे को हम लोग यहाँ पर एब्जॉर्ब करवा सके। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड पता है, ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग मेथड पता है। अब मतलब देखो ये तो बन गया, ये देखो ये तो बन जा रहा है, ये वाला, ठीक है, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लिख के ये खर्चा हमें पता चल गया। बट अब इस खर्चे को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट में चार्ज करना है। जैसे कि देखो आज हम लोगों ने जब एक क्वेश्चन किया स्टार्टिंग वाला, ये देखो हम लोगों ने ये खर्चा निकाला, फिर उससे एक रेट निकाला, रेट निकालने के बाद हम लोगों ने उसको देखो प्रोडक्ट में चार्ज किया, ये हो गया प्रोडक्ट में चार्ज। तो ये हम लोगों ने कौन सा मेथड लिया, हमें नहीं पता था मेथड है ये कोई, लेकिन ये एक मेथड है। कौन सा मेथड है, मशीन आवर रेट मेथड। मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है ना वो ज्यादा मशीन ओरिएंटेड काम होता है, इसीलिए रिकवरी, इस रेट को कैसे रिकवर किया गया, ये तो टोटल में था, इसको एक रेट में ट्रांसफर किया गया। और रेट को ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों ने यूज किस चीज का किया, ये मशीन आवर या वर्किंग आवर्स, शायद मशीन आवर्स था, मशीन आवर्स के थ्रू से किया, मशीन आवर्स के थ्रू से एक रेट आइडेंटिफाई किया, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड रिकवरी, ठीक है, ओवरहेड रिकवरी रेट। इसी रेट के थ्रू से हम लोगों ने खर्चे को देखो प्रोडक्ट में चार्ज कर दिए, ये चीज हमें करना है। तो इसके लिए हमें अलग अलग मेथड का जरूरत होता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक मेथड यूज किया, तो क्या हम लोग को मतलब अलग अलग मेथड यूज कैसे क्या करना है वो हमें बताया जाएगा। हाँ, हर एक मेथड का रूल्स होता है कि हम लोग कौन सा मेथड कब यूज करते हैं, ठीक है, उस बेसिस पे हम लोग मेथड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर तो हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया था हम लोगों ने उसी बेसिस पे मेथड का यूज कर लिया। अब यहाँ पर हमें वही चीज सीखना है कि क्या क्या मेथड होता है, कब कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वही हम बता रहे कि प्रोडक्ट में जब चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करेंगे, वो तो टोटल दिख रहा है, तो हमें एक रेट निकालना पड़ेगा, उस रेट के बेसिस पे हम लोग चार्ज करेंगे। और वो रेट कैसे निकालेंगे, उसका मेथड्स हमें बताया जाएगा कि उस रेट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। और जब हम लोग वो रेट निकालेंगे, रेट का कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें किस बेसिस पे करना पड़ेगा वो हम बताते हैं, हमें बजटेड बेसिस पे करना पड़ेगा, बजटेड फिगर्स के बेसिस पे। बजटेड फिगर्स यानी एस्टिमेशन बेस्ड ऑन लास्ट ईयर फिगर्स, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था कि ओवरहेड का खर्चा हम लोग हमेशा एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, ये हम लोग एस्टिमेट करते हैं हमारे जो है पास्ट एक्सपीरियंस से। ये जो है ऐसा नहीं हो सकता कि खर्चा होने के बाद हम लोग प्रोडक्ट में चार्ज करेंगे। जैसे मैंने बोला था कि मोबाइल मान लो कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है या कैलकुलेटर कर रहा है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, जब तक बिल नहीं आएगा तब तक क्या वो अपना प्रोडक्शन करके मतलब कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि प्रोडक्ट को कितना प्रॉफिट लगा के बेचे, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है 1 मंथ बाद इलेक्ट्रिक बिल आएगा, लेकिन उसका प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हो गया है, तो क्या वो बैठा रहेगा, नहीं, एस्टिमेटेड बेसिस पे करता है। तो हम लोगों के भी यहाँ पर एस्टिमेटेड बेसिस पे करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कि प्री डिटरमाइंड बेसिस पे। तो देखो कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो ओवरहेड का खर्चा है ना, वो एक मेजर पार्ट ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ कॉस्ट होता है, और ये हमेशा प्री डिटरमाइंड बेसिस पे लगता है। प्री डिटरमाइंड यानी कि बजटेड फिगर्स, ठीक है, प्री डिटरमाइंड यानी कि बजटेड फिगर्स, प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये हम लोग जो मतलब जब मेथड्स का यूज करेंगे, अभी हम तुम लोग को नाम बता देंगे, मेथड्स का जब यूज करेंगे तो हमेशा बजटेड फिगर्स का यूज करेंगे रिकवरी रेट को कैलकुलेट करने के लिए, वही हम बता रहे थे, ठीक है। अब मेथड्स लिखते हैं, देखो यहाँ पर क्या क्या हो जाता है। अच्छा एक बार लिख देते हैं डेफिनेशन, द प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिकवरी of overhead
of a production department from its output or finished goods is called recovery or absorption of overhead. The process of recovery of overhead of a production department from its output और finished goods. देखो यहाँ पर सारे खर्चे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, सर्विस तो खाली हो जाता है, तो इसीलिए मैंने लिखा वो प्रोसेस जिसके थ्रू से हम लोग ओवरहेड का जो है रिकवरी कर सकते हैं ऑफ ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम इट्स आउटपुट और फिनिश गुड्स इज कॉल्ड रिकवरी और एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड. ठीक है. अब देखो यहाँ पर क्या क्या मेथड होता है, जिसमें एक तो हम लोगों को मेथड पता नहीं था लेकिन हम लोगों ने किया वर्किंग आवर्स का यूज करके. ये शायद मशीन आवर्स था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन में. ये वाला ये देखो यहाँ पर भी हम लोगों ने निकाला 75. अगर इस क्वेश्चन में हमें कोई प्रोडक्ट बता देता तो उसमें हम लोग ये चार्ज करके दिखा सकते थे, लेकिन उसके लिए ये पता करना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में वो प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगता है. जैसे ये वाले क्वेश्चन में ये डेटा अवेलेबल था कि एक एक्स प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट जो है P1 डिपार्टमेंट में 4 आवर्स और P2 में 5 आवर्स और P3 में 3 आवर्स जो है टाइम लेता है मतलब मैन्युफैक्चर होने में, और रेट के हिसाब से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखो यहाँ पर कितने सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं. मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन और रिकवरी ऑफ ओवरहेड. पहला आउटपुट बेसिस. आउटपुट बेसिस पे होता है, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन ए डिपार्टमेंट. कितना यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है उस बेसिस पे भी हम लोग रिकवरी रेट निकाल सकते हैं. कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन परसेंटेज. कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन परसेंटेज. कितना मेटेरियल कॉस्ट है उसको परसेंटेज में ट्रांसफर करके फिर उस परसेंटेज का यूज करके हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ओवरहेड को चार्ज कर सकते हैं. फिर कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर इन परसेंटेज. प्राइम कॉस्ट इन परसेंटेज. मशीन आवर रेट और लेबर आवर रेट. जिसमें से आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना वो शायद मशीन या लेबर आवर. देख लेते, देख के देखो, प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग. जैसे ये वाला ये देखो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. ये देखो विच इज प्रोसेस्ड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. अब देखो P1 P2 P3 4 5 3 आवर्स, और यहाँ पर अवेलेबल था वर्किंग आवर्स. तो वर्किंग आवर्स जो है बोला है, लेकिन ये मशीन आवर्स है कि लेबर है कि दोनों मिला के है, वैसा कुछ नहीं बोला है. ठीक है चलो, तो कोई बात नहीं, मशीन आवर रेट. लेकिन हम लोग को जब इसका मेथड का यूज करने बोलेगा तो मेथड का नाम हमें जो है इसी बेसिस पे दिया हुआ है. तो प्राइम कॉस्ट, मशीन आवर रेट, और एक होता है लेबर आवर रेट. ठीक है. तो ये जो है ना यहाँ पर क्योंकि मशीन का डेटा है, ये एजम्पशन कर सकते हो क्योंकि मशीन का डेटा है, मशीन खरीदा गया, मशीन कितना पावर कंजम्पशन करता है लिखा गया है, तो वर्किंग आवर्स जो है वो मशीन बेसिस पे ही होगा. क्योंकि देखो पूरे क्वेश्चन में कोई लेबर का डेटा हमें नहीं दिया है, तो इसका मतलब लेबर आवर्स नहीं दिया, इसका मतलब इनका मशीन डिपेंडेंट काम है, मशीन के ऊपर ये ज्यादा डिपेंड करते हैं. इसीलिए ये जो प्रोडक्शन हो रहा है ये मशीन के थ्रू से हो रहा है. मतलब उसमें जो मेथड यूज किया गया है वो मशीन आवर रेट मेथड यूज किया गया है प्रोडक्ट में खर्चे को चार्ज करने के लिए, मतलब एब्सॉर्ब करवाने के लिए. ठीक है. अब हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा मेथड कब यूज होता है. जैसे कि पहला आउटपुट बेसिस, ये बताते हैं. देखो ये कब यूज होता है. आउटपुट बेसिस जैसे कि मान लो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1 P2 P3. ठीक है. टोटल ओवरहेड. टोटल ओवरहेड मतलब हम प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सारा हो चुका है उसको मिला के हम बोल रहे हैं टोटल ओवरहेड है. सपोज 10,000 20,000 और 30,000. अब क्योंकि आउटपुट बेसिस है तो यूनिट मायने रखता है. यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, मतलब कौन से डिपार्टमेंट में कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें पता करना पड़ेगा. तो 1,000
1000 1000। तो रेट, क्योंकि हम लोग को ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना है, तो ओवरहेड रेट पर यूनिट निकलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यूनिट हमारे पास अवेलेबल है डेटा। तो डिवाइड करो, 10,000 रुपीज का प्रोडक्शन P1 डिपार्टमेंट में खर्चा होता है 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने पे, तो इसका हो गया ₹10 पर आवर। ये हो जाएगा ₹20 पर आवर, सॉरी पर यूनिट, पर आवर की पर यूनिट। ये तो यूनिट है ना, ये 1000 यूनिट है, ये भी 1000 यूनिट है, और ये 30,000, तो यहाँ पर हो गया 30 पर यूनिट। ठीक है। अब यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट पी में एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है एक्स, ठीक है, तो एक यूनिट एक्स बनाने में, सपोज एक यूनिट एक्स बनाने में डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा लगता है 100 रुपीज, डायरेक्ट लेबर का खर्चा लगता है 50 रुपीज, तो ओवरहेड का कितना होगा? हम लोग एक यूनिट का डेटा निकाल रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि P1 डिपार्टमेंट में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका एक यूनिट बनाने में ओवरहेड का खर्चा 10 है। हम लोगों ने यूनिट बेसिस पे निकाल रखा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 रुपीज एक यूनिट बनाने का, तो टोटल हो गया 160 रुपीज। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आउटपुट मेथड का फिर फॉर्मूला क्या निकल के आया, अगर हम लोग आउटपुट मेथड यूज कर रहे हैं तो आउटपुट मेथड का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये देखो, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो ये जो है ये एस्टिमेटेड ओवरहेड है। ठीक है, प्रीवियस ईयर कितना हुआ तो उस बेसिस पे हम लोगों ने सोचा होगा, क्योंकि ओवरहेड का खर्चा है तो हमेशा एस्टिमेटेड या बजटेड होगा। तो एक ही बात है, बजटेड या एस्टिमेटेड लिख लो, बजटेड और एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, अब यूनिट मेथड कहां पर लेंगे? यूनिट मेथड का यूज कहां पर होता है, किस केस में हमें ये यूनिट बेसिस पे कैलकुलेट करना चाहिए? तो देखो, यूसेज, यूसेज क्या है? इफ द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग सिंगल और आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सिंगल और आइडेंटिकल प्रोडक्ट मतलब कंपनी जब प्रोड्यूस कर रही है एक ही प्रोडक्ट, या फिर आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कंपनी का मैंने एग्जांपल लिया, एक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, या तो कंपनी एक्स प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस कर रही है, मतलब P1 डिपार्टमेंट में भी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो X1 है, P2 में भी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी X1 है, और P3 में भी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी X है, X1 बोल रहे हैं, X प्रोडक्ट ही है। या फिर अगर यहाँ X प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ Y हो रहा है, यहाँ Z हो रहा है, तो तीनों आइडेंटिकल है, मतलब इनके प्रोडक्शन करने में जो एलिमेंट्स लगता है, लाइक मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वो एक ही जैसा होना चाहिए, तब हम लोग यूनिट बेसिस पे कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे प्रोडक्ट का जो है ओवरहेड का खर्चा सेम नहीं भी हो सकता है। मान लो एक्स प्रोडक्ट बनाने में जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, अगर वाई प्रोडक्ट बनाने में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा उससे कम या ज्यादा होता है, तो उस केस में हम लोग जो है आउटपुट बेसिस मेथड नहीं निकाल सकते। आउटपुट बेसिस मेथड में हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये मेथड हम लोग को सिर्फ तभी यूज करना चाहिए जब हम लोग का आइडेंटिकल प्रोडक्ट या फिर सेम एक ही प्रोडक्ट जो है कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बेसिस पे निकलेगा कि हम लोग ये मानेंगे कि ये जितना भी यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है ये सभी या तो एक्स है या तो एक्स के जैसा ही प्रोडक्ट है, जिसमें मतलब अगर P2 में अगर Y बनाते हैं तो भी इतना ही खर्चा आएगा, अगर X बनाते हैं तो भी इतना ही खर्चा आएगा, Z बनाते हैं तो भी इतना ही खर्चा आएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो जैसे मान लो P2 में XYZ अगर 3 अलग अलग प्रोडक्ट है, तो x का ओवरहेड भी हम लोगों ने एक यूनिट के लिए 20 ले लिया, y का भी 20 ले लिया, z का भी 20 ले लिया, जबकि मान लो y बनाने में खर्चा आ रहा था इलेक्ट्रिसिटी का कुछ अलग, ये तो ओवरहेड टोटल दिख रहा है। मान लो ये अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का ही है तो इसमें गलत ये हो जाएगा कि ये 1000 यूनिट में मान लो x भी बना है, y भी बना है, z भी बना है, और हम लोगों ने ये 20 निकाल लिया। अब अगर इंडिविजुअली देखें तो हो सकता है कि किसी का कम लग रहा है, किसी का ज्यादा लग रहा है, ये तभी होगा अगर ये आइडेंटिकल नहीं हुआ तो, है ना। अगर एक ही तरह का प्रोडक्ट है तो बनने
बनने में एक ही टाइम लगेगा, तो उसमें फिर 20 ठीक है। या तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है सिर्फ एक्स, या फिर उसके जैसा ही प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें बनाने में एक ही ओवरहेड लग सकता है, तभी ये वाला पॉइंट हमें यूज करना चाहिए। तो यूसेज भी हमें पता होना चाहिए, नहीं तो कौन सा कब अप्लाई करेंगे वो हमें नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज भी हमें देखना है कि कैसे करके यूज करना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज भी बता देते हैं, देखो ये जो है, ये जितने भी मेथड्स है, ये देख सकते हो तुम लोग, डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट एलिमेंट पे डिपेंड है। ये जितने भी मेथड है, ये डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट एलिमेंट के ऊपर बेस करके बनाए गए हैं। कैसे, ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट सारे खर्चे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये जो मेथड्स है, ये सारे मेथड्स, आउटपुट, ये भी ये डायरेक्ट मेथड का मतलब यहाँ पर 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब ऐसे लिखेंगे, आइडेंटिफाइबल इन 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। 1 यूनिट फिनिश्ड गुड्स में हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस मेथड से, ठीक है। ये जितने भी मेथड है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट एलिमेंट को कहीं ना कहीं यूज किया गया इस मेथड को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इस ये क्यों कर, ये कैलकुलेट करने से क्या होगा, 1 यूनिट फिनिश गुड्स में हम लोग खर्चे को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो सिर्फ ओवरहेड में नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इस मेथड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल खर्चा है वो हम लोग प्रोडक्ट में जो है एब्सॉर्ब कर पाएंगे, जिसमें हम लोगों ने अभी आउटपुट बेसिस देखा और इसका यूज भी देखा कब हमें करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब भी हम लोग देखेंगे कि कौन से मेथड में करना है, कब करना है, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, आज इतना ही करते हैं, ठीक है फिर।